सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रिप्लिकेशंस के बारे में। ठीक है, तो डीएनए रिप्लिकेशंस के बारे में हम एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखना पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अगर आप लोगों ने इससे पिछला लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ना अब स्टार्ट करते हैं। तो रिप्लिकेशन 6.4 है हमारा, वाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब देखो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, ये तो हमें पता है अच्छे से, यहाँ भी दिया हुआ है वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछ भी देता है कभी कल, इजी क्वेश्चन बनाना होता है तो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, हैड इमीडिएटली प्रपोज्ड अ स्कीम फॉर रिप्लिकेशन डीएनए। अब पता है ये दिया कब? पता, एक्सरे की डिस्कवरी होने के बाद दिया गया, क्योंकि एक्सरे का मतलब एक्सरे की डिस्कवरी होने के बाद इन्होंने दे पाया ये। ठीक है, डीएनए वाटसन एंड क्रिक ने इसका डबल मॉडल। तो हम पढ़ते हैं टू क्विट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दिस फॉलोज। ये हमारा स्टेटमेंट एक दिया रखे हैं ओरिजिनल स्टेटमेंट। इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव postulated immediately suggested a possible copying mechanism for genetic material। ठीक है, तो वाटसन एंड क्रिक ने ये चीज कहा था 1953 में। तो ये लाइन से क्वेश्चन नहीं आता है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। ठीक है, लेकिन ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ये चीज हमें क्वेश्चन पूछता है, तो हमें ये चीज याद रखनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्कीम suggested that the two strands would separate and act as a template from the synthesis of new complementary strands। अब देखो न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के बारे में कहा है, तो किसके? डीएनए के बारे में कहा हुआ है। न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स किसका? डीएनए का, जो बनता है हमारा आफ्टर कब? अब देखो हमारा ना एक होता है रिप्लिकेशन कहते हैं, जो सेंट्रल डोगमा हम पढ़ते हैं तो रिप्लिकेशन पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी पढ़ते हैं। वो भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट आगे के लेक्चरों में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे सबको। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिप्लिकेशन, तो ये बनता है हमारा का रिप्लिकेशन एक हमारा पहला स्टेप होता है तब। इच डीएनए मॉलिक्यूल हैव वन पेन। अब देखो जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास, उसके पास एक खुद का पेरेंटल डीएनए होता है और एक न्यूली सिंथेसिस स्ट्रैंड होता है। अगर हम बताएं तो कैसे बताएंगे? देखो हम पेरेंट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पेरेंट्स का मतलब हम बोले तो हम कह सकते हैं मेल और फीमेल का। मेल और फीमेल जैसे, तो अब खुद को मान लो, सबसे अच्छा एग्जांपल, अब तुम्हारा जो डीएनए है यानी जेनेटिक मेटेरियल डीएनए होता है ना हमारा, तो वो ट्रांसफर होता है ना हमारे मदर पेरेंट से, तो उसको हम मान सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ए ट्रांसफर आएगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगा, उसमें भी हमारा ट्रांसफर होगा। तो यही क्या है, इच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल, अब उसका एक खुद का पेरेंटल डीएनए होता है, फिर एक न्यूली सिंथेसिस भी होता है बाद में। ठीक है, दिस स्कीम, इस स्कीम को क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। सेमी का मतलब हाफ, सेमी का मतलब ही क्या होता है? हाफ। कंजर्वेटिव, अब कंजर्व करके रखता है कंजर्वेटिव, हाफ वन की वन एंड वन, दो हो गया ना। तो पेयर के फॉर्म में होते हैं हमारे पास क्रोमोसोम, तो 46 पेयर के फॉर्म में होता है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम है, अगर पेयर के फॉर्म में कहें तो 23 होता है। तो सेमी कंजर्वेटिव यानी कि अगर तुम्हारे पेरेंट से भी तुम्हारे पास क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाती है 23 तुम्हारे मदर से, 23 फादर से। ठीक है, यानी सिंगल एंड सिंगल है, दो मिला के बना तुम्हारे पास 2 यानी 46 क्रोमोसोम में बना। ठीक है, 46 यानी 23 क्रोमोसोम तुम्हारे पास आए। ठीक है, फिर तुम्हारा फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन तुम भी ऐसे ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो ये चीज होता है हमारा, इसलिए इसे कहते हैं हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। तो ये चीज हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, इसे हमें याद रखना चाहिए। और क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए, हमें ये चीज बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे ये इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है। अब आते हैं हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। अब देखो ये किया, तो इसका तो कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी तो होगा ना। अब देखो क्या है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ठीक है, तो इट इज नाउ प्रूवन दैट द डीएनए रिप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। इट वाज शोन फर्स्ट इन द, अब देखो किस में किया गया था? ई कोलाई, इस्रिचिया कोलाई, इसको शॉर्ट फॉर्म में ई कोलाई कहते थे, इस्रिचिया कोलाई। बहुत लोगों को इसका फुल फॉर्म ही नहीं पता होता। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, ई का मतलब क्या होता है? इस्रिचिया कोलाई, कोलाई होता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। सब्सिक्वेंटली हायर ऑर्गेनिज्म्स, तो हायर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उसमें रहता ही है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना चाहिए। सच प्लांट्स, सच प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल्स, कुछ प्लांट्स हो गए, कुछ ह्यूमन सेल्स के अंदर रहते हैं। अब देने वाला कौन है? ये एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया था उसका नाम देख दो, मैथ्यू मेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेल। अब देखो इसको ना शॉर्ट फॉर्म में ना मेल्सन एंड स्टेल नाम से याद रखते हैं। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था 1958 में। ये क्वेश्चन पूछता है कि सेमी कंजर्वेटिव के लेके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उनका नाम क्या था और किसके अंदर किया था? तो इक्लाई के अंदर किया था। ये चीज हमें याद रखना है।
कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं हमारे पास यहाँ पे डीएनए के, वो हम जरा लिख लेते हैं ऊपर में। यहाँ पे हमारे पास स्पेस है क्योंकि हम आगे बढ़ जाएंगे तो आगे हम, ठीक है, आगे का लाइन पढ़ने में बिजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़े लिख लेते हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है ना, डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। अब तुम्हें पता है न्यूक्लियस के अंदर ही सब जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें पता होना चाहिए हमें न्यूक्लियस। एंड ये हमारा देखो, अब ये तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है, ये सबको पता है। लेकिन ये एस फेज होता है सेल साइकिल में, ये सबको नहीं पता होता है। एस फेज ऑफ किसमें, सेल साइकिल, ठीक है, ये चीज हमें याद रखना। अब रिप्लिकेशन स्टार्ट कब होता है, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा आगे का पॉइंट भी हम थोड़ा इधर ही पढ़ लेते, थोड़ा वो समझना जरूरी है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, ठीक है, क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। तो रिप्लिकेशन स्टार्ट एट particulate point called, किसे कहते हैं हम, ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, इसे कहते हैं ऑरिजिन, ओ आर आई जी एन, ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कह देते हैं, जहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। वन मोर पॉइंट, ओके, तो वन मोर पॉइंट यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करते हैं, लिख लेते हैं। तो बैक्टीरियल एंड वायरल डीएनए जो होता है हमारा सिंगल ऑरिजिन होता है, वो हमारे रिप्लिकेशन ऑफ ऑराई। अब देखो ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन हम ऑराई भी कहते हैं, तो ऑराई के बारे में आगे हम पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, बायोटेक में पढ़ते हैं मेनली। तो बैक्टीरियल एंड वायरल डीएनए having single origin of replication, जिसे हम क्या कहते हैं, ओ आर आई और आई, ठीक, ये हमें याद है। देखो ये याद रखो ना रखो, ऊपर के ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे तुम्हें, याद रखना, ठीक है। अब हम एक्सपेरिमेंट के एक एक स्टेप पढ़ते हैं, ठीक है। मेल्सन एंड स्टेल ने दिया था, ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, तो आगे भी पूछ सकता है किसमें किया गया था, ई कोलाई में किया गया। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसका डायग्राम देखो, डायग्राम यहाँ पे हमें दिया गया, ठीक है। नाइट्रोजन का हमें आइसोटोप लेके किया गया है, लाइट और डार्क बैंड लेके, ठीक है, वो हम देखेंगे इसमें। अब टाइमिंग का हिसाब रखा गया, इसमें टाइमिंग का क्या हिसाब रखता है वो भी हम देखेंगे अभी। अब देखो दे एग्री ई कोलाई इन मीडियम कंटेनिंग, अब देखो नाइट्रोजन 15 यानी NH4Cl, ठीक है, NH4Cl लिया गया, N15 यानी इसका आइसोटोप नंबर है, जैसे कह देते हैं ना मास नंबर, तो वो है हमारा N15 इज हैवी आइसोटोप हो जाता है नाइट्रोजन, और N14 जो होता है हमारा क्या होता है, हैवी नहीं होता वो, ठीक है, लाइट हो जाता है। तो यहाँ पे अभी N14 की बात नहीं कही है तो उसका बात नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमें याद रखना, एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन, अब नाइट्रोजन का सोर्स बहुत सारे जनरेशन में लिया जाता है। दिस रिजल्ट वाज नाइट्रोजन 15 वाज incorporated into newly synthesis DNA as well as the nitrogen containing compounds. This heavy DNA molecule यानी N15 की बात कर रहा है, N15 यानी heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in किसके थ्रू, सीजियम क्लोराइड यानी CaCl के थ्रू किया गया। तो डेंसिटी ग्रेडियंट, प्लीज नोट, तो यहाँ पे ध्यान देना है, घंटी बजनी चाहिए दिमाग में, प्लीज नोट दैट नाइट्रोजन 50 इज नोट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो रेडियो आइसोटोप तो है लेकिन रेडियो एक्टिव नहीं है, रेडिएशन नहीं निकालता है, एंड इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द, किस में चले जाता है ये बाद में, N14 में चले जाता है। यहाँ से क्वेश्चन देखो, यहाँ से पूछे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाइट्रोजन 15 जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप है या नहीं है। ये चेंज होता है तो हमारा सेपरेट होकर कौन से आइसोटोप में चला जाता है, नाइट्रोजन 14 में चला जाता है।
अब बात यहाँ पे एक बननी चाहिए, तुम्हारे पास घंटी बननी थी दिमाग में कि नाइट्रोजन 15 हमारा जो है वो रेडियो एक्टिव एसोटोप नहीं, एसोटोप तो है लेकिन रेडियो एक्टिव नहीं है, तो क्या नाइट्रोजन 14 होगा या नहीं होगा। अब देखो कन्वर्ट होके तो उसी में है, तो ये भी कहाँ होगा, रेडियो एक्टिव वो खुद नहीं था तो ये कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो हैवी वाला नहीं था तो लाइट वाला कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो then the transferred cell into a medium with normal NH4Cl took the samples various definite time interval as the cell multiplied and extracted the DNA is remained the double extended helix. The various samples were separated individually cesium chloride and graded measure the density. अब देखो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताया गया, देखो क्या होगा यहाँ पे डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे हमारा सीधी सीधी बात नाइट्रोजन 15 लेके किया गया, नाइट्रोजन 15 हमने लिया, ठीक है। नाइट्रोजन 15 लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब नेचुरली हमने करवाया इसको, ठीक है। ठीक, ये टाइमिंग का खेल है, सब याद रखना। 20 मिनट के बाद, ठीक है, 20 मिनट के बाद क्या होगा, ये जनरेशन 1 हुई, जनरेशन 1 में हमारा क्या हुआ, एक कन्वर्ट हो गया, क्या ये मतलब इस फेज में क्या हो गया, इसके हैवी जो बैड थे ना हमारी हाइब्रिड बनने लगा, यानी कि इसके क्या हो गया, फेज अलग होने लगा, धीरे 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 20 मिनट के बाद अलग होने लगा। तो नाइट्रोजन 15 डीएनए और नाइट्रोजन 14 डीएनए हमें हमारा कन्वर्ट हुआ, यानी कि देख रहे हो जो येलो कलर से थोड़ा ऑरेंज कलर से दिखाया गया वो हमारा क्या है, नाइट्रोजन 14 है। देखो जो डार्क है हमारा नाइट्रोजन 15 है, ठीक है, ये देखना। फिर इसको 20 मिनट रखा तो हमने, लेकिन 20 मिनट के बाद 40 मिनट हमने रख दिया तो क्या हुआ, 40 मिनट रख दिया यानी जनरेशन 2 हो गया, जनरेशन 2 हो गया। तो लाइट बैंड क्या, अब दोनों एक साथ थे ना, अब दोनों ये सेपरेट हो जाएंगे, लाइट बैंड अलग, यहाँ से लाइट बैंड अलग और हैवी बैंड अलग हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो लाइट अलग, यहाँ भी लाइट अलग हमारा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लाइट अलग हो जाएगा, ठीक है। इसमें से अब हैवी अलग हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ तो एक साथ है दोनों को सेपरेट। 40 मिनट रख दिए तो क्या हुआ, अगर हम 80 मिनट रख दें तो क्या होगा जरा बताओ, 80 मिनट रख देंगे तो क्या होगा, 80 मिनट रख देने पे क्या हो जाए, 80 मिनट देखने पे और ज़्यादा सेपरेट करेगा, मतलब सेपरेट मतलब और ज़्यादा कैसे करेगा, मेनली तो 40 मिनट है ना, तो 40 मिनट पे तो हमारा हैवी बैंड और डार्क बैंड अलग हो गया, ठीक है। 80 मिनट पे क्या होगा हमारा, 80 मिनट पे हमारा कुछ डेंसिटी प्रोपोर्शन इसका लाइट बैंड और हमारा जो हाइब्रिड डेंसिटी जो था ना मॉलिक्यूल का वो अलग होगा। वो हम इसका एक ना क्वेश्चन आगे बचता है, आगे नेक्स्ट पेज पे है, उसको हम पढ़ के करते हैं, ठीक है। तो आगे हम करेंगे, फिलहाल अभी इसको आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल तो देखते हैं, कैन यू रिकॉल डेट व्हाट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एंड थिंक यू वाई द मॉलिक्यूल इज हायर मास डेंसिटी। अब देखो बोला सेडिमेंट, अब देखो हायर मास या डेंसिटी वुड बी सेडिमेंट, इसमें से कौन सा ये कर रहा है, तो हायर मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये सेपरेट हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इसमें, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ये हायर मास है हमारा इसका आंसर, ठीक है, डेंसिटी नहीं हो सकता, यहाँ पे हायर मास है, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट हमारा है, देखो यहाँ पे मेल्सन एंड स्टेल का एक्सपेरिमेंट है, ये याद रखना, इक्वलाई में किया था, सेपरेशन किया गया था सेंट्रीफ्यूजन करके, तो ये चीज़ हमें क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकता है, इसलिए याद रखना है। थर्ड पॉइंट, दस द डीएनए वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर वन जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन 20 मिनट्स में होता है, ट्रांसफर हुआ था नाइट्रोजन 14-15 मीडियम में, डेट इज 20 मिनट्स, ठीक है। इक्वलाई के अंदर हुआ था, डिवाइड हुआ था 20 मिनट्स के अंदर, ठीक है, पता है हमें, पढ़ लिया हमने, डायग्राम में देखा हमने। हैड हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी, इंटरमीडिएट यानी बीच वाली बात कर रहा है। डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन, तो नेक्स्ट जनरेशन हमारा दूसरा जनरेशन कब हुआ, 40 मिनट के बाद, उसमें क्या होगा हमारा, उसमें हमारा कंपोस्ट इक्वल अमाउंट्स में हमारा क्या हो जाएगा, इसमें देखो हैवी नहीं कहा गया, इसमें सीधा सीधा हाइब्रिड डीएनए और लाइट डीएनए कहा गया, हाइब्रिड डीएनए और लाइट डीएनए का है, ठीक है। तो हमें हैवी नहीं कहा है, यहाँ हाइब्रिड डीएनए और लाइट डीएनए का है, ठीक है। ये हो गया, जरा ये हुआ जो उसके बारे में हम जरा एक पॉइंट लिखते हैं जरा, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। अभी मैंने कहा था इस क्वेश्चन पे करेंगे हम इसको, इसका मैं आंसर भी लिखूंगा, कितना रेशियो में कन्वर्ट होता है वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो पहले इसका पॉइंट ज़रा लिख लेते हैं, हमारे पास स्पेस जहाँ दिखे, थोड़ा एनसीईआरटी का इतना थोड़ा यूज़ कर लेते, थोड़ा एनसीईआरटी को गंदा करते हैं, सीधी बात, ठीक है। तो डीएनए वाज टेस्टेड, ठीक है, डीएनए वाज टेस्टेड फॉर द हैवी हैवी आइसोटोप्स, इस पॉइंट से तुम्हारा बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा, आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन, पूरा ही लिख देते हैं, नाइट्रोजन थ्रू डेंसिटी ग्रेडियंट
डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन यूजिंग सीजियम क्लोराइड, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो CsCl यानी सीजियम क्लोराइड, SCaES। तो सीजियम क्लोराइड का ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछता है किसका यूज़ किया गया था, तो सीजियम क्लोराइड का यूज़ किया गया था। नाइट्रोजन सब याद रखते हैं, सीजियम क्लोराइड याद नहीं रखते हैं, फॉर्मूला तक याद नहीं होता कहीं को। तो ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट कहाँ लिखें, यहाँ लिख लें, ठीक है यहाँ लिख देते हैं। दे reported that all the DNA molecules of first generation were hybrid, पहले हाइब्रिड बनता है ना हमारा हाइब्रिड हैविंग पहले जनरेशन में having one heavy DNA and one लाइट DNA बन जाते हैं। ठीक है, समझने के लिए उसको हाइब्रिड कहा गया है एनसीईआरटी में यहाँ पे हमारा, तो वही बात हो जाती है। ठीक, आगे हम ये क्वेश्चंस करते हैं अपना। तो आगे देखो, बोला इफ ई कोलाई वाज अलाउडेड टू ग्रो, अगर हम 80 मिनट के लिए छोड़ दें ग्रो करने के लिए थर्ड जनरेशन में, तो क्या होगा, देन व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन, यानी रेशियो पूछ लिया यहाँ पे, तो रेशियो यानी प्रोपोर्शन ऑफ द लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटीज का डीएनए मॉलिक्यूल क्या होगा, सोचने की बात है। ई कोलाई को हम अगर छोड़ दें 80 मिनट तक के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो ये जाएगा कि हमारा 80 मिनट तक छोड़ देंगे ना, तो हाँ हमारा, अब ये बताओ, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन होना चाहिए कि लाइट और हाइब्रिड मतलब हाइब्रिड वाले में से किसकी रेशियो ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले तो हमें प्रोपोर्शन यानी रेशियो किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, परसेंटेज किसका ज़्यादा होगा, सीधी बात करो तो हमें लाइट वाले का ज़्यादा होगा और हाइब्रिड वाले का कम होगा। ठीक है, तो ज़रा हम लिख ही लेते हैं इसको ज़रा, तो हमारा हो जाएगा 12.5% जो रहेगा ना हाइब्रिड डीएनए रहेगा। अब इसमें हाइब्रिड का नाम लिया तो हाइब्रिड डीएनए, हैवी डीएनए भी बोल सकते हो, हाइब्रिड डीएनए। ठीक है, एंड 87.5% जो रहेगा हमारा लाइट का रहेगा, लाइट डेंसिटी डीएनए molecules will be produced। ठीक है, ओके, ये चीज़ रहेगा। तो ये हमारा हो जाता है, इसको याद रखना। आगे, वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग यूज द रेडियो एक्टिव थायमाइडिन टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन न्यूली सिंथेसिस डीएनए, आगे मतलब किया जाता है, तो उसमें लिखते हैं रेडियो एक्टिव थायमाइडिन का यूज करके डिटेक्ट किया जाता है हमारे न्यूली सिंथेसिस डीएनए को, क्रोमोसोम को, जिसमें परफॉर्म किया गया था किसके साथ, विसिया फेवा, यानी फेवा बीन्स जिसे कहते हैं, मतलब कि ब्रॉड बीन्स जिसे हम कह देते हैं, इसे क्या कहते हैं, ब्रॉड बीन्स, चौड़ी 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 नहीं होती, सीम जिसे कह देते हैं ना, शायद इसी को कहते हैं बीन्स, सीम को कह देते हैं हिंदी में बोले तो फिर फिवेनी फेवा बीन्स कह देते हैं इसको, देने में इसको किसने किया था, सीधी बात, टेलर एंड इसके जो साइंटिस्ट होते हैं ना, उसके आस काम करने वाले साथी जो होते हैं उसको कलीग्स कहते हैं, तो वो उन्होंने उनके साथ मिलकर 1958 में किया था ये एक्सपेरिमेंट। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव द डीएनए इन क्रोमोसोम आल्सो रिप्लिक द सेमी कंजर्वेबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाता है हमारा द मैकेनरी एंड द एंजाइम्स।
इंजाइम से एक क्वेश्चन बड़ा तगड़ा पूछता है, पता है क्या? अब देखो यहाँ पे हमारा डीएनए पॉलीमरेज दे रखा है, बोल देता है यहाँ पे कि आरएनए पॉलीमरेज का होगा यूज क्या नहीं होगा, इस पे पूछ देता है। तो इसे याद रखना, आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज। हेलिकेज इंजाइम पूछ देता है, हेलिकेज, ये सब इंजाइम हमें याद रखने चाहिए। देखो यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे, भर भर के क्वेश्चन बनने वाले हैं इस टॉपिक में। 6.4.2 में द मैकेनिकल एंड इंजाइम्स में पढ़ने। द लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई, द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन रिक्वायर अ सेट ऑफ कैटालिस्ट यानी कि इंजाइम्स, इंजाइम्स यानी कैटालिस्ट। The main enzyme referred to as DNA dependent DNA polymerase main enzyme, most important question पूछ देता है, since it uses a DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotides, टाइड्स की बात कर रहा है, साइड्स नहीं टाइड्स। These enzymes are highly efficient enzymes, कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज ही की बात कर रहा है, वो हाईली इफिशिएंट इंजाइम होता है हमारा इस मैकेनिज्म को करने के लिए, ठीक है। तो मेनली इसमें इंजाइम्स की खास तरह से बात किया गया। तो हैव टू कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वेरी शॉर्ट टाइम, तो बड़े मतलब कम टाइम में पॉलीमराइज कर देता है, बहुत बड़े पैमाने पर किसको? न्यूक्लियोटाइड को। पॉलीमराइज यानी चेन को मतलब अलग कर देता है पूरा। इसका डायग्राम भी हमारा थोड़ा ठीक है, देखेंगे अभी। ई कोलाई में, अब सब कुछ ई कोलाई में किया था। अब ई कोलाई के से क्वेश्चन भी बड़ा तगड़ा पूछ देता है। ई कोलाई यानी इस्चेरिचिया कोलाई हैज ओनली, इसमें क्या होता है 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आता रहेगा। ये किस में आता है? विद ह्यूमन हुज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड वही, अगर ये 4.6 बेस पेयर होता है हमारे इसमें इकोलाई में, लेकिन अगर डिप्लॉयड कंटेंट अगर ह्यूमन की बात की जाए तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस होता है। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। द कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन विद 18 मिनट्स, इसको 18 मिनट लगते हैं प्रोसेस को कंप्लीट करने में, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में, ठीक है। दैट मीन्स द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली, इसके बाद बेस पेयर कितना होता है? 1 सेकंड, यानी पर सेकंड की बात है, 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर, मतलब अप्रोक्सीमेटली, यानी कि हो सकता है कि 1999 1998 भी हो जाए। 2000 मतलब बेस पेयर पर सेकंड, ये अपना काउंट कर लेता है, ठीक है। ये हमें याद रखना, एवरेज बताया गया, पॉलीमराइज कर देता है। नॉट ओनली, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, तो पर सेकंड। तो नॉट ओनली डू दिस पॉलीमराइज हैव द टू बी फास्ट, बट दे हैव टू कैटलाइज द रिएक्शंस विद हाई डिग्री एक्यूरेसी। हाई डिग्री यानी हाई डिग्री एक्यूरेसी पे किया जाता है ये। एनी मिस्टेक ड्यूरिंग द रिप्लिकेशन रिजल्ट द इनटू द म्यूटेशन, अगर कोई भी अगर गलती होती है रिप्लिकेशन के दौरान तो म्यूटेशन हो जाएगा, यानी हमारे जो क्रोमोसोम या जीन्स कह लो, ये इधर के उधर हो सकते हैं, म्यूटेशन हो जाएंगे, ठीक है। इधर के उधर मतलब पोजीशन चेंज हो जाएगा। फर्दर मोर एनर्जेटिकली रिप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। अब देखो ये, हाँ तो ये डीएनए, अब देखो डीएनए का प्रोसेस, ये सब सारे प्रोसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते ही हैं। अब जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे उसमें देखना कितना पैसे लगे थे उसमें, ठीक है। मिलियन डॉलर्स, मिलियन बिलियंस डॉलर्स लगे थे। तो energetically replication is a very expensive process. Deoxyribonucleotide triphosphate serve the dual purpose in the addition to acting substrates. They provide energy for polymerization reactions. The two terminal phosphates, अब दो टर्मिनल फॉस्फेट हमने मेनली 3-5 पढ़ते हैं ना, 3-5 पढ़ते हैं। तो टू टर्मिनल फॉस्फेट्स इन अ डिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स हाई एनर्जी फॉस्फेट इन द सेम एटीपी। यहाँ से क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा गया, आगे का पता नहीं मुझे, पूछ सकते हैं तो पढ़ना है। यहाँ ये वाली क्वेश्चन तो इस बार पूछे गए थे, तो इसलिए मुझे याद है 18 मिनट में पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है, ये भी हमें याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बाय द वे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे हमारा वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, वीडल एंड टॉटम ने दिया था। तो एक काम करते हैं, हम लिख ही लेते हैं, हम लिख लेते हैं साइड में, एनसीईआरटी को थोड़ा गंदा कर देते हैं। तो वन जीन क्या हो गया, वन जीन एंड वन एंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट एन एंजाइम हाइपोथेसिस। किसने दिया था? उसका नाम
बीडल एंड टॉटम, टॉटम, ठीक है, टॉटम नहीं था। इसके बाद गैरोड, गैरोड कब की बात है, 1902 की बात है, वाज फर्स्ट ऑपरेट, सबसे पहले ऑपरेट किया था इंजाइम को लेके, तो ऑपरेट थ्रू एंजाइम्स, ठीक है। अब गैरोड को ना फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स भी कहा जाता है इनको, तो ये भी लिख दे क्या, गैरोड को फादर ऑफ बायोकेमिकल, बायो CHEMI केमिकल ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, जेनेटिक्स आगे लगा लेना, अगर GEN स्पेस नहीं है जेनेटिक्स लगा लेना, ठीक है। इसके बाद अच्छा ये थोड़ा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में लिख लेते हैं, तो शॉर्ट सेगमेंट, शॉर्ट ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ DNA, रिप्लिकेशन रिप्लिकेटेड DNA, चलो रिप्लिकेशन शॉर्ट सेगमेंट ऑफ रिप्लिकेटेड DNA होना चाहिए, हाँ चलो रिप्लिकेशन ऑफ DNA आर कॉल्ड, उसे कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कह देते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा याद रखें, ठीक। अब हमारे पास आता है अगला, इच ऑफ देम, यानी कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात है, इच ऑफ देम एज या हैज 1000 से 2000 तक बेस पेयर होते हैं इन किसके अंदर, इन प्रोकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, 1000 से, एंड 100 से 200 बेस पेयर होते हैं किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, ओके दैट्स इट, तो हमें याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर यहां से पढ़ते हैं, इन एडिशन टू DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, एक साथ DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एक साथ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन मार्क लगा लो। DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज मेनी एडिशनल एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन विद द हाई डिग्री एक्यूरेसी, यही बात ऊपर भी की थी। फॉर अ लॉन्ग DNA मॉलिक्यूल सिंस द टू स्ट्रैंड्स DNA कैन नॉट आया, नोट पे ध्यान देना, नोट बी सेपरेट द इंटायर लेंथ, अब देखो दो स्ट्रैंड्स होते हैं ना DNA, वो दोनों कैन नॉट बी सेपरेटेड, यानी कि होते हैं DNA एक लंबा सा, मतलब DNA मॉलिक्यूल है उसके दो स्ट्रैंड्स हैं, तो DNA उसको क्या कहते हैं, अलग अलग नहीं कर सकता, DNA चाहिए क्या, एंजाइम चाहिए, उसको एनर्जी भी चाहिए, एंजाइम भी चाहिए, इट्स इंटायर लेंथ दिस ड्यू टू द वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी तो ज़्यादा चाहिए। द रिप्लिकेशन अकर्स विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ द DNA हेलिक्स रेफर टू एज, उसे रिप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। अब रिप्लिकेशन फॉर्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हम डायग्राम भी देखने वाले हैं। अब देखो इसमें कंटिन्यूस की बात कर रहा है और डिसकंटिन्यूस की बात कर रहा है, इसमें सिंथेसिस होती है 5' से 3' 3' से 5' होती है, तो 3' से 5' वाले में क्या होता है हमारा, ये डिसकंटिन्यूस चलता है, लेकिन 5' से 3' में हमारा कंटिन्यूस चलता रहता है, ठीक है, लीडिंग भी कहते हैं उसे, क्या कहते हैं हम, लैगिंग कह देते हैं। तो आगे देखते हैं, तो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजिंग इन ओनली वन डायरेक्शन, अब देखो एक डायरेक्शन मैंने कहा ना 5' से 3', ठीक है, 5' से 3', दिस क्रिएट द सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन एट द रिप्लिकेटिंग फॉर्क, कॉन्सिक्वेंटली वन स्टैंड्स, यानी वन स्टैंड्स द टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3' to 5', ठीक है, दूसरा हमारा रिप्लिकेशन, इसे कहते हैं हम क्या, कंटिन्यूस कर लेते हैं। अब देखो हम डायग्राम भी देखते हैं, डायग्राम देखो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम दिया है, देखो 5' से 3' हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, कंटिन्यूस। अब इसे यहाँ से देखो, यहाँ से फिर 5' से 3' इधर में हमारा ये कंटिन्यूस में चल रहा है, लेकिन इधर से हमारा 3' से 5' ये डिसकंटिन्यूस, लेकिन फिर इधर से बोलेंगे इधर से
ये वाला इधर से ऐसे जाए तो ये हमारा 5 डैश से 3 डैश हमारे डिसकंटिन्यूस हो गया। इसे हम ना एक से कहते हैं हम लैगिंग लीडिंग स्टैंड भी कह देते हैं, किसी का लीडिंग स्टैंड भी कह देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं लैगिंग स्टैंड भी कह देते हैं, लैगिंग स्टैंड। ठीक है, अब देखो ये हमारा पेरेंटल स्टैंड है। फिर इस स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। वाइल अदर, दूसरे की बात कर रहा है, टेम्पलेट विद द पोलैरिटी 5 डैश से, अब देखो 5 डैश से किधर की बात कर रहे हैं, 5 डैश से 3 डैश, मतलब अंदर वाले की बात कर रही है। अभी देखो दोनों में अंदर वाले की बात हो रही है मेनली, 5 डैश से 3 डैश। अब इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूस। अब देखो यहाँ पे कहेंगे ना, इधर हमारा इधर से इधर क्या बात किया गया था, इधर इन्होंने बात किया गया था हमारा 5 डैश से 3 डैश, इधर 5 डैश से 3 डैश इधर भी चले, लेकिन 3 डैश इधर भी बात किया गया था। ठीक है, इस पर हमें ध्यान देना है। तो एक ये री पॉइंट हमारा, एक ये री पॉइंट, दोनों ध्यान है। ठीक है, इधर हमारा 3 डैश से 5 डैश, 3 डैश से 5 डैश हमारा कंटिन्यूस चला था। ठीक है, इधर हमारा 5 डैश से 3 डैश चला, ये हमें याद रखना। ठीक है, फिर इज ए डिसकंटिन्यूस, दिस डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस द फ्रैगमेंट्स आर लेटर जॉइंड बाय डीएनए। अब इसको ज्वाइन कौन करता है बाद में, डीएनए लाइगेज। तो ना इसमें तुम्हारा ना क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, डीएनए लाइगेज, हेलिकेज एंजाइम और डीएनए पॉलीमरेज, और एक दिए रहेगा आरएनए पॉलीमरेज। तो इसमें ना आंसर जो गलत रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज जो रहेगा आंसर वो गलत रहेगा हमारा, ये चीज़ याद रखना। तो ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें एंजाइम का नाम याद आ गया, ये क्वेश्चन टिक लगा दो, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो डीएनए पॉलीमरेज यही सब क्वेश्चन पूछते हैं, पता है तुम्हें। ये डैश के एंड्स पूछ लेगा, डिसकंटिन्यूस में कहाँ से कहाँ चलता है, कंटिन्यूस में कहाँ से कहाँ चलता है। तो एक काम करो ना, डायग्राम का दोनों चीज याद रखो, दोनों फेज याद रखो, ये एरो के साथ याद रखना, एरो के साथ दोनों, डिसकंटिन्यूस का, कंटिन्यूस का। ठीक है, लीडिंग किसे कहते हैं, लैगिंग किसे कहते हैं, ये याद रखो। इसके बाद हम चलते हैं, द डीएनए पॉलीमरेज देयर ओन यानी खुद से काम नहीं करता ये सबसे पहले। द डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस रिप्लिकेशन। तो ये खुद से काम नहीं करता, इसको हाई एनर्जी चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है इसको, एक एंजाइम चाहिए होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने ज्वाइन करने के लिए लाइगेज एंजाइम का यूज किया था, डीएनए पॉलीमरेज का हमने अलग करने के लिए किया था। ठीक है, आल्सो रिप्लिकेशन में, तो आल्सो द रिप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट, नोट वर्ड जहाँ भी है हमें दिमाग में घंटी बजना चाहिए। यहाँ पे कैन नोट, यहाँ पे नोट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस इन डीएनए। रैंडमली लगातार ऐसे नहीं कर सकता, देयर इज अ डेफिनेट रीजन, कुछ रीजन होंगे, इक्वलाई जैसे इक्वलाई ये तो डीएनए वो रिप्लिकेशन ऑरिजिनेट्स एंड सच रीजन आप उससे कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये हर चीज़ हमने लिख भी लिया है। इसके बाद इट इज़ because of the requirements of origin of replication that piece of DNA needed to be propagated during the recombinant DNA procedures require a vector. The vectors provide the origin of replications. हमें यहाँ पे भी ध्यान देना है। ठीक है, कुछ खास बात ऐसे है नहीं, लेकिन हमें समझना है। फर्दर नोट, यहाँ पे नोट एवरी डिटेल ऑफ रिप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल इन यूकैरियोट्स। द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस, अब कहाँ किस में होता है, एस फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है। ये तो मैंने लिखवा भी दिया पहले, इसको याद रखना है, क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है 2000 शायद 21 में या 20 में आया था आई थिंक। ठीक है, 21 में या 20 में आया था। ठीक है, 22 में नहीं आया, इतना पता है। The replication of DNA and the cell division cycle should be highly coordinated. A failure in the cell division after DNA replication results into polyploidy. A chromosomal anomaly, you will learn it। हाँ, इसको आगे हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, तो पॉलीप्लॉइडी के बारे में हम बात छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम एक्स्ट्रा पॉइंट जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे जीन का टर्म देने वाला कौन था, जॉनसन था। ठीक है, याद रखना। टेंशन जो रिलीज किया था एंजाइम में, ठीक है, रिलीज करने वाला एंजाइम में टोपोआइसोमेरेज एंजाइम होता है हमारा। ठीक है, ये चीज़ था। ठीक है, ये हमारा चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं कुछ और पॉइंट के साथ। तो एक पॉइंट 2 पॉइंट लिख ही लेते हैं। टर्म जीन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉनसन। जॉनसन इन 1909। इसके बाद टेंशन
is tension released by enzyme, इसे कहते हैं टोपोइसोमेरेस। टोपोइसोमेरेस एंजाइम। ओके, ये हो गया। डायग्राम में हमारा रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है, हेलिकेज एंजाइम अनविंडिंग में हेल्प करता है। अभी नाम लिया था मैंने हेलिकेज एंजाइम का, एंजाइम विंडिंग हेल्प करता है, ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम 6.5 के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।